नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का जो लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था। क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट हमने शुरू कर दिया था। चैप्टर वन ग्लोरियस इंडिया बिगनिंग टू 1206 AD। इसमें हमने जो है इतिहास के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने जो है एनिशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, भारत की पुरातन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने जो है महाजनपद काल के बारे में पढ़ा और मुख्य 16 जो जनपद थे, काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुसेन, अश्क, अवंती, गांधार एंड कंबोज, इनके बारे में और इनकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, उसके बारे में पढ़ा। और अंत में कल हमने पढ़ा था मेन जनपदाज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के मुख्य जो जनपद थे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सिवी। यहाँ तक कल पार्ट फर्स्ट में अपनी क्लास हो गई थी। आज हम बात करेंगे, आज की जो क्लास स्टार्ट है, पार्ट चैप्टर वन का पार्ट सेकंड जो है, उसमें हम शुरुआत करने वाले हैं मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोला, पल्लव एंड चालुक्य एम्पायर। इन सभी साम्राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मौर्य वंश से। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अप्रॉक्स 3 to 6 AD, ऑन द थ्रोन ऑफ मगध, वन फेमस किंग ऑफ नंद डायनेस्टी वाज एक्सटेंडेड, यानी लगभग 326 ईस्वी के आसपास जो है मगध साम्राज्य की गद्दी पर, या उस वंश में मगध साम्राज्य की गद्दी पर सबसे फेमस जो नंद वंश था, उसका राजा उस वंश की जो है शुरुआत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 326 के आसपास मगध में जो है नंद वंश के राजाओं का साम्राज्य था। एट दिस टाइम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज एसोलेटेड बाय अलेक्जेंडर, और इसी समय जो है अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट था, सिंधु नदी की तरफ से उसने आक्रमण कर दिया था। वो भारत पर आक्रमण की तैयारी में था। सब्जेक्ट वॉज सफर्ड फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ द किंग। अब जो है किंग विलासिता पूर्ण जीवन जीने में व्यस्त थे और उनको बाहरी आक्रमणों से ज़्यादा सरोकार नहीं था। चाणक्य ने भी जो है नंदवंश के जो राजा थे उस समय, उनको आगाह किया कि अलेक्जेंडर जो है हमारे साम्राज्य पे घात लगाए बैठा हुआ है और वो जो है आक्रमण कर सकता है, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। स्टेट पीपल वर अनसेटिस्फाइड विद हिम ड्यू टू द कॉज ऑफ द अनबियरेबल बर्डन ऑफ द टैक्स। अब उसने जो है टैक्स का अवांछनीय जो बर्डन था, जो बोझ था, वो जनता पर लाद दिया, इसलिए लोग भी उससे संतुष्ट नहीं थे। इन सच कंडीशन पीपल ऑफ मगध हैड नीड ऑफ सच अ पर्सन हु कुड एलिमिनेट द क्राइसिस originated due to the foreign attack and should present an ideal of चक्रवर्ती सम्राट by binding it in one thread। तो वहाँ के लोग उस समय जो मगध का जो के निवासी थे, वो परेशान हो गए थे और वे चाहते थे कि कोई ना कोई चक्रवर्ती सम्राट आए जिससे जो है इनको इसके चंगुल से छुड़ा सके। सून ऑन द स्काई ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जल्द ही भारतीय राजनीति के आकाश पर चंद्रगुप्त मौर्य, डाइस्पल ऑफ कौटिल्य, चंद्रगुप्त जो था कौटिल्य का शिष्य था, जिसे चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, वो तीनों इसी के कौटिल्य के नाम हैं। इनका एक शिष्य चंद्रगुप्त बना अमज्ड एंड एस्टेब्लिश्ड ए न्यू मौर्य डायनेस्टी, यानी नंद वंश के बाद में मगध के ऊपर चंद्रगुप्त आया शासन के लिए, जो कि कौटिल्य का शिष्य था, और उसने एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार जो है नंद वंश का अंत होके मगध पे मौर्य वंश की स्थापना होती है।
अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट ये कह लो, या फिर ये कह लो कि भारतीय जनमानस के पटल पर अपनी विशेष छवि रखने वाला राजा था ये मगध में उस समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 BC, यानी 322 से 298 BC तक। चंद्रगुप्त एक्सटेंडेड द थ्रोन इन द एज ऑफ 25 ईयर्स आफ्टर डिफीटिंग धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 25 साल की उम्र में उसने धनानंद को हरा के नंदवंश को हराकर, नंदवंश का जो अंतिम राजा था, अंतिम शासक था धनानंद, उसको हराया और मगध की गद्दी पे अपना राज जमाया। द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु चाणक्य। नंद वंश का जो ये अंतिम सम्राट था और इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इसको हराया और मगध की राजगद्दी को इसने प्राप्त किया। चंद्रगुप्त फाउंडेड द फर्स्ट ग्रेट इंडियन एम्पायर बाय कैंपेनिंग द वाइड विक्ट्री मिशन। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, कैंपेनिंग की, द वाइड विक्ट्री मिशन, यानी बहुत बड़े बड़े उसने विजय मिशन करके और महान भारत की स्थापना की। इन 305 BC ही डिफीटेड द देन ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर, यानी उस समय 305 BC के आसपास सेल्यूकस निकेटर को उसने, जो कि ग्रीक रूलर था, उसको हराया। आफ्टर मेकिंग ए ट्रीटी सेल्यूकस गैव चंद्रगुप्त ईस्ट अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडस रिवर बाय टेकिंग 500 एलिफेंट फ्रॉम हिम। तो एक ट्रीटी के जरिए एक संधि हुई चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में, और उसी संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने ईस्ट अफगानिस्तान का पार्ट, बलूचिस्तान का हिस्सा, वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडस रिवर, और जो इंडस रिवर यानी आपकी सिंधु नदी है उसका जो वेस्टर्न रीजन है यानी पश्चिमी जो क्षेत्र है, वो संपूर्ण क्षेत्र के साथ साथ 500 एलिफेंट्स यानी लगभग 500 हाथी भी उसने इस संधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ही ऑल्सो मैरिड हर डॉटर विद चंद्रगुप्त एंड सेंट मैगस्थनीज एज हिम एम्बेसडर इन हिज कोर्ट। और इसी के साथ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और अपना एक राजदूत था मैगस्थनीज, उसको चंद्रगुप्त के दरबार में दूत बनाकर भेजा। आगे देखते हैं काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा, यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, पार्ट्स ऑफ विंध्या एंड कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द वास्ट एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त। अगर हम देखें कि चंद्रगुप्त के साम्राज्य में कौन कौन सा हिस्सा कहाँ तक फैला हुआ था, चंद्रगुप्त साम्राज्य का जो साम्राज्य था, तो हम देखते हैं कि काबुल, फिर हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा यानी गंगा के मैदान, यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, पार्ट्स ऑफ विंध्या एंड कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द वास्ट एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में ये पूरे क्षेत्र शामिल थे। इट इज़ इन्फॉर्म्ड फ्रॉम अहानानारू एंड मुमानुरू तमिल स्क्रिप्चर्स दैट चंद्रगुप्त ऑल्सो अटैक्ड साउथ इंडिया, यानी अहानानुरू और मुमानुरू के अनुसार जो है ये तमिल स्क्रिप्चर्स थे, इनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ इंडिया के ऊपर भी आक्रमण किया। तो ये ध्यान रखना कि साउथ इंडिया के ऊपर आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसका हमें कैसे पता चलता है, तो वहाँ के जो तमिल स्क्रिप्चर्स हैं अहानानुरू और मुमानुरू, इनके द्वारा हमें पता चलता है। इन ओल्ड स्टेज ही टुक स्केर्ड थ्रेड ऑफ जैन धर्म फ्रॉम भद्राबाहु, यानी उसने भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की शिक्षा ली। एंड ही डेड इन 298 BC इन श्रावण बेलगोला मैसूर बाय फास्टिंग, और फास्टिंग के जरिए 298 में उसने बेलोगा मैसूर के अंदर अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी चंद्रगुप्त की कहानी, जिसने जो है
मगध के सबसे प्रतापी सम्राट जो थे नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद को हराया अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से, और उसके ऊपर जो है मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद में हम बात करेंगे बिंदुसार की। बिंदुसार की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 298 से लेके 272 BC तक है। Bindusar was the son of Chandragupta Maurya and his successor, to whom Greek author called Amitrochates। तो बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी, सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। इन वायुपुराण ही वॉज कॉल्ड भद्रसारा एंड इन जैन स्क्रिप्चर्स वॉज कॉल्ड सिंहसेन। यानी वायुपुराण के अकॉर्डिंग जो है उसको क्या कहा जाता है, भद्रसारा, और जैन स्क्रिप्चर यानी जैन जो धर्म के जो ग्रंथ है उनके अनुसार उसको क्या कहा जाता है, सिंहसेन। सिंहसेन उसको कहा जाता है। ही कंकर्ड द रिमोट साउथ इंडियन रीजन्स एंड एसिमिलेटेड देम इन द एम्पायर ऑफ मगध। उसने जो है साउथ इंडिया के दूरस्थ क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण किया और उसको अपने मगध साम्राज्य में एसिमिलेटेड यानी शामिल कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिव्यदान इन हिज रूलिंग पीरियड 2 रिवोल्ट्स अकर्ड इन तक्षशिला टू कर्ब देम। और अगर दिव्यदान के अनुसार हम समझे तो उसके रूलिंग पीरियड यानी उसके साम्राज्य काल के दौरान 2 विद्रोह हुए तक्षशिला टू कर्ब देम, उसको हराने के लिए, ये कह लो कि उसको समाप्त करने के लिए या उसको मिटाने के लिए। फर्स्टली अशोका एंड लेटर सुसिम वर सेंट द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। एंटियोकस, a Greek ruler, appointed a person named Dimachus in the form of ambassador। फर्स्टली अशोका एंड लेटर सुसेन वर सेंट, यानी शुरुआत में अशोका और सुसेन वहाँ भेजे गए। इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार एंटिकस, ए ग्रीक रूलर, अपॉइंटेड अ पर्सन नेम्ड डाइमेकस इन द फॉर्म ऑफ एम्बेसडर। तो बिंदुसार का जो राजदरबार था उसमें एंटियोकस जो कि ग्रीक रूलर था उसने डाइमेकस को एक एम्बेसडर के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा। अकॉर्डिंग टू प्लिनी किंग ऑफ इजिप्ट, फिलाडेल्फियस मेली सेकंड सेंट ए पर्सन नेम्ड डायनसियस एज ग्रीक एम्बेसडर इन बिंदुसार कोर्ट। और अगर हम प्लिनी किंग के अनुसार माने जो कि इजिप्ट फिलाडेल्फस का था, उसने भी जो है एक डायनसियस नाम का व्यक्ति को जो है ग्रीक एम्बेसडर के रूप में बिंदुसार की कोर्ट में भेजा था। आगे हम देखते हैं अशोका। अशोका जो है द ग्रेट अशोका, यानी अशोक महान की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यह कह लो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजाओं में से प्रमुख राजा अशोका है। अकॉर्डिंग टू जैन अनुश्रुति, अशोका टुक कंट्रोल ओवर मगध एम्पायर अगेंस्ट द विल ऑफ बिंदुसार। यानी जैन श्रुतियों के अनुसार ये माना गया है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोका ने मगध साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण किया। एडिक्ट्स मुस्की एंड गियजारा फाउंड फ्रॉम साउथ इंडिया मेंशन्ड हिज नेम अशोका। तो मुस्की और गियसारा के अंदर जो साउथ इंडिया में एडिक्ट्स हमें जो देखने को मिले हैं, जो साक्ष्य जो हमें देखने को मिले हैं, उसमें अशोका का नाम मेंशन किया गया है, लिखा हुआ मिला है। इन एडिक्ट्स अशोका इज एंटाइटल्ड विद द टाइटल देवान प्रिय एंड देवान प्रिय दासी। अगर हम बात करें इन के अंदर यानी इन एडिक्ट्स के अंदर जो है अशोका को देवान प्रिय और देवान प्रिय दासी के नाम से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ विदिशा गैव बर्थ टू डॉटर संघमित्रा एंड सन महेंद्र ऑफ अशोका। तो विदिशा की राजकुमारी ने जो है संघमित्रा और महेंद्र को जन्म दिया, जो कि अशोक की संतान थी। अशोक का एक पुत्र महेंद्र और अशोक की एक पुत्री संघमित्रा, जो कि विदिशा की राजकुमारी के
साथ अशोक का विवाह हुआ और वहाँ उससे उसका इन दोनों का जन्म हुआ। इन अशोकाज एडिक्ट्स इलस्ट्रेशन ऑफ हर क्वीन करुवाकी इज ऑल्सो मेंशन। तो अशोका के जो भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, जो भी एडिक्ट्स हमें मिलते हैं, उसमें उसकी रानी करुवाकी का विवरण भी हमें देखने को मिलता है। आफ्टर द 7 years crowning ceremony, अशोका एसिमिलेटेड मैनी रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड खेतान इन हिज ऑन एम्पायर। यानी 7 साल के शासन में, शुरुआती 7 साल के शासन में जो है अशोका ने कश्मीर के कई क्षेत्र, खेतान और उससे रिलेटेड अन्य कई क्षेत्र जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन हिज पीरियड एक्सेप्ट तमिल रीजन होल इंडिया एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वॉज इंक्लूडेड इन मौर्य एम्पायर। उसके काल में जो है तमिल क्षेत्र का भारत का जो तमिल क्षेत्र उसका बड़ा हिस्सा और अफगानिस्तान का बड़ा जो हिस्सा था, एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का, वो भारत में मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। इन द 8th year of crowning ceremony coronation in 261 BC, Ashoka attacked Kaling, in which 1 lakh people were killed on the basis of Hathigumpha edict. Elephant caves. It could be imagined that in that period Nandraj was ruling over Kaling. 261 BC में जो है अपने साम्राज्य काल के 8वें साल में अशोका ने कलिंग के ऊपर वार कर दिया। कलिंग कौन सा क्षेत्र बात करें तो कलिंग जो है वर्तमान समय में उड़ीसा वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपके हिंदुस्तान में, वो कलिंग प्रदेश था उस समय अशोका काल में। तो अशोका ने जो है 8वें साल में, अपने साम्राज्य के 8वें साल में 261 BC के अंदर कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और ये अनुमान लगाया जाता है कि इस युद्ध में भारी तबाही हुई, जिसके तहत 1 लाख लोग मारे गए। और यह सब साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख के अंदर, यानी एलिफेंट केव्स में इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। इट कुड बी इमेजिन दैट, ये माना गया है कि इन दैट पीरियड, उस समय नंदराज वॉज रूलिंग ओवर कलिंग, उस समय जो है कलिंग के ऊपर नंदराज का शासन था। दिस ग्रेट ह्यूमन लॉस डेविएटेड अशोका हैंड्स, ही डिक्लेयर्ड ऑफ गिविंग अप वेपन्स अंडर Magadh Empire. Dholi or Tosli was made capital of Kaling under the impression of Sharman, Nigoroth and Upgupta Ashoka, ambassador of Buddhism. तो कलिंग वार के बाद में जो है अशोक का मन विचलित हुआ और उसने लड़ाई करना छोड़ दिया, ये कह लो युद्ध करना छोड़ दिया और हथियार त्याग दिए। और धोली और तौसली जो कैपिटल थी वो कलिंग की कैपिटल बना दी गई इन स्थानों को। एंड शर्मन, निगोरथ और उपगुप्त के प्रभाव में आके अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन प्लेस ऑफ भैरी घोष ही एडोप्टेड धम्म घोष, तो भैरी घोष की जगह उसने धम्म घोष को अपनाया। बिफोर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी ऑफ कल्हण, अशोका वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा। ये कल्हण की राजतरंगिणी में पाया है हमने कि बुद्धिज्म को अपनाने से पहले अशोक जो था शैव संप्रदाय का, या जो शैव संप्रदाय जैसे वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय या हिंदू धर्म में, तो वो शैव संप्रदाय का अनुयायी था। और कलिंग वार के बाद में उसने बुद्धिज्म अपना लिया। लेटर ही कैम अंडर द इम्प्रेशन ऑफ मोगलीपुत्र तीस, और उसके बाद में वो जो है मोगलीपुत्र तीस के प्रभाव में आया। इन द नियरली हिल्स अशोका कंस्ट्रक्टेड 4 caves चैत्य, और पहाड़ियों के किनारे, पहाड़ों के आसपास उसने चैत्य यानी 4 जो गुफाएं थी उसने उनका निर्माण किया। फॉर द लिविंग ऑफ आजीविका के रहने के लिए उसने 4 गुफाओं का निर्माण किया जिन्हें चैत्य कहा जाता है। दोज वर नेम्ड, उनका नाम जो है सुदामा, चापर, विश्व, झोपड़ी एंड कामा, ये उन 4 गुफाओं के नाम थे। तो इस प्रकार जो है अगर हम देखें तो कलिंग वार के बाद में अशोका का मन पूर्ण रूप से बदल जाता है और वो हथियार त्याग देता है और शैव धर्म से वैष्णव धर्म अपना लेता है कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार, और 4 गुफाओं का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं अशोकाज धम्म, यानी
कलिंग वार के बाद में अशोक ने जो है धर्म की अपने अनुसार व्याख्या की, जिसमें इन्होंने लिखा आइडियल्स प्रोपोगेटेड बाय द अशोका फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन आर कॉल्ड धम्म। यानी वो धम्म वह वस्तु है या वह चरित्र है व्यक्ति का जिसके द्वारा व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास होता हो, मोरल डेवलपमेंट होता है। द डेफिनेशन ऑफ अशोकास धम्म इज गिवन इन द 7th पिलर एडिक्ट। अशोकास के अनुसार यानी जो अशोक महान था उसके अनुसार धर्म की परिभाषा उसके 7वें स्तंभ अभिलेख में दी गई है। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार सॉल्वेशन फ्रॉम सिन डीड्स यानी पाप कर्म से मुक्ति, वर्ल्ड वेलफेयर विश्व कल्याण की भावना, काइंडनेस दयालुता, चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान करना, ट्रूथ सत्य बोलें, एंड कर्म शुद्धि अपना सही कर्म करें, पाप कर्म ना करें, इज ओनली धम्म, यही धम्म कहलाता है। बिहेवियर ऑफ गॉडलीनेस, डूइंग वेलफेयर वर्क, हमेशा ईश्वरीय शक्ति के अनुसार या ईश्वर के अनुसार बिहेव करें, व्यवहार करें और कल्याण के कार्य करें, जन कल्याण के कार्य करें। सिनलेस ब्रिंगिंग पोलाइटनेस, जो पाप है यानी जो दृढ़ता है उसको विनम्रता में बदलना चाहिए। इन बिहेवियर यानी आपको अपने व्यवहार के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में दृढ़ता नहीं होनी चाहिए। काइंडनेस दयालुता होनी चाहिए। डूइंग चैरिटी, क्लीनलीनेस, हमेशा दान करते रहें और क्लीनलीनेस हमेशा सफाई रखें। नॉट किलिंग ऑफ एनिमल्स, सॉरी किलिंग में जो है आई गायब हो गया, इसमें टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। नॉट किलिंग ऑफ एनिमल्स, ओबेइंग मदर फादर एंड अदर एल्डर्स, बड़ों का और माता पिता का सम्मान करें। रेस्पेक्ट टुवर्ड्स गुरु, गुरु का जो है सम्मान करें। एंड चैरिटीनेस यानी दान करते रहे हमेशा। चैरिटीनेस टुवर्ड्स फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स, यानी दोस्तों को भी अपने आपके पास अगर एक्सेस है तो दोस्तों को दें, अपने मित्रों को दें, अपने रिलेटिव्स को दें और अपने आसपास जो भी ब्राह्मण हैं उनको दान करें। शर्मन एंड बिहेविंग विद देयर righteously are the essential terms of धम्म प्रोपोगेटेड बाय द अशोकास। तो इस प्रकार ये मुख्य तत्व थे या मुख्य एलिमेंट थे अशोकास धम्म के। ये अशोका ने जो धर्म की परिभाषा दी उसके अनुसार ये सभी चीज़ें धर्म में आती हैं। अकॉर्डिंग टू 3rd एडिक्ट, अगर हम बात करें तीसरे पिलर के अनुसार या तीसरा जो स्तंभ शिलालेख है अशोका का, उसके अनुसार इन धम्म स्मॉल कलेक्शन अपरिग्रह, धम्म के अंदर जो है स्मॉल कलेक्शन का मतलब है आपके पास जो भी वस्तु उसका संरक्षण कम से कम किया जाए, जिसे अपरिग्रह कहा गया है। यानी आपको जितनी आवश्यकता उतने ही वस्तुओं का संग्रह करें, अधिक वस्तु अगर आपके पास है तो उसको दान दे दें। एंड स्मॉल एक्सपेंडिचर वॉज ऑल्सो ए प्रिंसिपल और लॉ, और कम खर्चा करें, मितव्ययी बने, यही कानून और धर्म का सिद्धांत है। अकॉर्डिंग टू भाब्रू रोक एडिक्ट, अशोका अप्रेंड हिज डिवोशन आस्था टुवर्ड्स टेरिटेंस ऑफ बुद्धा, धम्म एंड संघ। भाब्रू अभिलेख के अनुसार जो है अशोक का जो झुकाव है वो बुद्ध धर्म की तरफ मिलता है हमें देखने को। और धम्म की इसने किस प्रकार स्थापना की, अशोकास धम्म का जो विवरण है या उसने किस प्रकार कलिंग के वार के बाद में बौद्ध धर्म अपनाया और उसने क्या परिभाषा दी, ये सारा विवरण हमें भाब्रू अभिलेख में देखने को मिलता है। इन स्मॉल पिलर एडिक्ट, इन स्मॉल पिलर एडिक्ट ऑफ सांची का जो स्तंभ है, सांची का स्तूप है, उसमें सांची स्तंभ में रायसेन मध्य प्रदेश में एंड सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में अशोका ordered to Mahamantras of Kaushambi and Patliputra that those भिक्षु and भिक्षुणीज who caused discord in संघ should be boycott। यानी संघ का मतलब उनका जो धर्म का जो संघ था उनके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भिक्षु हो चाहे वो भिक्षुणी हो, अगर मेल है तो भिक्षु और अगर फीमेल है तो वो भिक्षुणी कहलाएगी, अगर वो धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता है तो उनको संघ से बाइकआउट कर दे, उनको निकाल दे। ऐसा अशोका का नियम था जो कि हमें सांची के
पिलर के सांची का जो स्तंभ है उसमें देखने को मिलता है। इसके साक्ष्यों में सांची पिलर में देखने को मिलते हैं। इन फर्स्ट एडिक्ट दिस नोटिस वॉज इशूड दैट नो सैक्रिफाइसेस ऑफ एनिमल शुड बी मेड फॉर एनी यज्ञ। और पहला जो एडिक्ट है, इसका पहला जो स्तंभ है, पहला जो शिलालेख है, उसमें यह भी इसने मेंशन किया है कि किसी भी देवताओं को राजी करने के लिए या अन्य किसी यज्ञ के लिए, या मान लो आप किसी यज्ञ का प्रयोजन कर रहे हो तो उसमें किसी भी प्रकार के जीव की बलि ना दी जाए, किसी प्रकार के पशु की बलि ना दी जाए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, यानी आपका चैप्टर यही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक है हम क्लास 3rd में करेंगे, यानी पार्ट 3rd में। पार्ट 1st में हमने पढ़ा था जनपद और महाजनपद के बारे में। पार्ट 2nd में हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अशोका, बिंदुसार, किस प्रकार मगध के साम्राज्य का अंत हुआ नंदवंश के बाद में जो है, नंदवंश के रूप में, और उसके बाद किस प्रकार चंद्रगुप्त ने जो है कोटली की सहायता से नंदवंश को हरा के मगध के ऊपर आक्रमण करके और जो है उसको प्राप्त किया। फिर बिंदुसार, फिर अशोका ने जो है कलिंग वार के बाद में किस प्रकार धर्म का परिवर्तन किया, और उसके बाद में जो है हम बाकी का नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे जाके आप ई लर्निंग ऑप्शन के अंदर जो मेन मेनू दिखेगी आपको, उसमें ई लर्निंग ऑप्शन में आपके क्लास के अकॉर्डिंग फोल्डर्स बनाए हुए हैं, उसमें आप अपनी क्लास सेलेक्ट करके और अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे SR ग्लोबल अकेडमी के नाम से सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिस पे आपको स्कूल से रिलीज़ होने वाली ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिलेगी। धन्यवाद।